सीक्रेट मनी थी। कुंदन, दिलीप और परेश नाम के तीन चोर थे। वो तीनों भी अलग अलग प्लान करके चोरियां करते थे और चोरी किया हुआ सारा पैसा एक अंडरग्राउंड सीक्रेट हाउस में छुपा कर रखते थे। एक बार की बात है, वो तीनों एक गांव में चोरी के इरादे से जाते हैं। तभी उन्हें वहां बड़े ही अमीर जमींदार का घर दिखता है। लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वो जमींदार के घर चोरी नहीं कर पाते। तभी कुंदन कहता है, अरे इस जमींदार ने तो बड़ी ही सिक्योरिटी करके रखी है। पर चलो, जमींदार ना सही, उधर मास्टर जी के घर में चोरी करते हैं। खाली हाथ जाने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ हाथ लग जाए, वही काफी है। हाँ हाँ, सही कह रहे हो तुम। चलो चलते हैं उस मास्टर के यहाँ। यहाँ इस तरह ज्यादा समय बिताना मुसीबत मोड़ लेना है। रुक जाओ तुम दोनों, भूल गए क्या कि हमने क्या डिसाइड किया था? हम कभी भले लोगों के घर में चोरी नहीं करते। चलो यहाँ से, कल फिर से दूसरा घर ढूंढते हैं किसी अमीरजादे का। उस दिन पहली बार तीनों भी इस तरह खाली हाथ अंडरग्राउंड सीक्रेट हाउस चले जाते हैं। कुंदन और परेश को दिलीप पर बहुत गुस्सा आता है। दिलीप एक बार फिर से उन दोनों को समझाकर घर चला जाता है। तब कुंदन परेश से कहता है, सुन परेश, मुझे इस दिलीप पर अब भरोसा नहीं रहा। वो आगे चलकर हमारी मेहनत के भी पैसे गरीबों में बांट देगा। इसके जैसे उसूल पालते रहेंगे तो क्या होगा हमारा? अरे सही कह रहे हो तुम। इतने पैसे होने के बाद भी गरीबों के जैसे जी रहे हैं हम इस दिलीप की वजह से। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। इस तरह से कुंदन और परेश दोनों मिलकर दिलीप को फंसाने की साजिश करने लगते हैं। हर बार जब कभी वो चोरी करके आते तो दिलीप के खाने में वो नींद की गोली डाल देते ताकि वो जल्दी से सो जाए। एक बार ऐसे ही दिलीप गहरी नींद में सो जाता है तो कुंदन और परेश चोरी किए हुए पैसे चुराकर उसकी जगह पर नकली पैसे रख देते हैं ताकि दिलीप को पता ना चले। तब कुंदन और परेश उन पैसों को एक दूसरे सीक्रेट जगह पर छुपा कर रखते हैं। अब वे दोनों उन पैसों को अपनी मर्जी से उड़ाने लगते हैं। तब एक दिन परेश कहता है, कुंदन, अब जाकर चोरी करने का मजा आ रहा है। तुम्हारा प्लान तो बहुत ही सही है कुंदन, लेकिन एक बात बताओ, अगर उसे इस बात की भनक लग गई कि हम चुराए हुए पैसे उसी से चुरा रहे हैं तो क्या होगा? अरे तू पागल हो गया क्या? हम वापस उसी पर यही इल्जाम लगा देंगे और पुलिस को बताकर वहां से रफू चक्कर हो जाएंगे। फंसेगा वो और पैसों के साथ हम ऐश करते रहेंगे। कुंदन और परेश के प्लान से दिलीप अनजान था, पर उसके साथ जो हो रहा था वो उस वजह से थोड़ा परेशान हो जाता है। एक दिन वो सोचता है, ये आजकल मुझे इतनी ज्यादा नींद क्यों आ रही है? कुछ अलग भी महसूस हो रहा है। कहीं इसमें कुंदन और परेश का तो कोई हाथ नहीं? मुझे इस बात की तह तक जाना होगा। इस तरह दिलीप को उन दोनों पर शक आने लगता है। उस दिन से चोरी करके वापस अंडरग्राउंड आने पर दिलीप खाना खाने के वक्त खाना चुपके से फेंक देता है और सोने का नाटक करने लगता है। उन दोनों को लगता है कि दिलीप गहरी नींद में है। तब वो अपना काम फिर से शुरू करते हैं। वो दोनों असली पैसों की जगह नकली रुपए रखकर अपनी सीक्रेट जगह पर चले जाते हैं। लेकिन उन दोनों को पता ही नहीं रहता कि दिलीप को उनका ये राज पता चल गया है। ये सब देखकर दिलीप मन में सोचता है, अच्छा तो ये बात है, पैसों के लालच में आकर मुझे ही फंसाने चले थे दोनों। लेकिन कोई बात नहीं, अब देखो मैं तुम दोनों के साथ क्या करता हूँ। तब दिलीप दूसरे दिन कुंदन और परेश के सीक्रेट जगह पर जाकर सारे के सारे पैसे चुरा लेता है और तभी के तभी गांव के अनाथालय, अस्पताल और स्कूल में डोनेट कर देता है और पुलिस को लेकर अंडरग्राउंड सीक्रेट हाउस में जाता है और पुलिस से कहता है, ये देखिए सर, यही वो दोनों चोर है, पकड़ लीजिए इनको। देखिए, ये दोनों नकली नोटों का व्यापार करके लोगों को धोखा दे रहे हैं। दिलीप के ऐसा कहते ही कुंदन बोलने लगता है, अरे नहीं नहीं सर, ये तो झूठ बोल रहा है। ये भी हमारा साथी है। ये तो हमें ही फंसाने की कोशिश कर रहा है सर। लेकिन पुलिस कुंदन की बात ना सुनकर उसे और परेश को पकड़कर जेल में डाल देती है। फिर एक दिन दिलीप उन दोनों से मिलने जाता है और उनसे कहता है, देखो क्या हुआ, मुझे फंसाने जा रहे थे और खुद ही फंस गए। और हाँ, वो चोर मैं ही हूँ। वो सारे के सारे पैसे मैंने ही चुराए। लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वो पैसे एकदम सही सलामत जगह पहुंच गए हैं। मैंने उन्हें डोनेट कर दिया है। अब तुम्हारा और मेरा हिसाब खत्म हुआ। उस दिन से दिलीप भी चोरी के काम छोड़कर मेहनत का काम करने लगता है। कुंदन और परेश को उनके किए की सजा मिल जाती है। इसलिए कहते हैं कि कभी भी किसी के लिए भी गड्ढा नहीं खोदना चाहिए, क्योंकि हम कभी भी उस गड्ढे में खुद ही गिर सकते हैं। अंडरग्राउंड मैजिकल पेट्रोल ट्री चोर।
हरीश के पास एक ट्रक था जिससे वो माल गांव से शहर पहुंचाने का काम करता था। उसे उसके अच्छे खासे पैसे मिलते थे, जिस वजह से उसका परिवार आराम की जिंदगी जी रहा था। एक बार वो कुछ माल लेकर शहर जा रहा था, तब बीच रास्ते में ही उसका ट्रक बंद हो जाता है। तब वो देखते हैं कि उसके ट्रक का पेट्रोल खत्म हो गया है। हरीश नीचे उतर कर कहता है, अरे मैंने तो रात को ही पेट्रोल टैंक फुल करके रखी थी, फिर ये अचानक ट्रक का पेट्रोल खत्म कैसे हुआ? यहाँ आसपास तो कोई पेट्रोल पंप नहीं है और ना ही कोई आता जाता दिख रहा है। अब मैं क्या करूं? तभी उसका पड़ोसी महेश अपने ट्रक से वहां से आता है। वो भी हरीश के जैसे ही काम करता था। हरीश की ईमानदारी की वजह से उसे महेश से ज्यादा पैसे और ज्यादा काम मिलते थे। पर इसी बात से महेश हरीश से जलता रहता था। और हाँ, उसका काम समय से ना हो पाए इसलिए उसने ही रात को पेट्रोल चुराया था। हरीश महेश से मदद मांगता है, तब महेश कहता है, अरे वाह वाह, मेरे पास नहीं है ज्यादा का पेट्रोल। तुम्हारे साथ साथ मैं भी लेट हो जाऊंगा। तुम खुद का इंतजाम खुद कर लो। अब मैं तो चला। महेश हरीश की मदद किए बगैर ही वहां से आगे चला जाता है। तब वो मन ही मन में सोचता है, अब देखता हूँ कि तू कैसे समय पे पहुंचता है। अब रोज ऐसे ही पेट्रोल चोरी करके तुम्हारा काम बर्बाद करता रहूंगा मैं। इससे तो मेरे दो फायदे होंगे। एक तो फ्री में पेट्रोल मिल जाएगा और दूसरा तुम्हारे काम। उधर हरीश बड़ा ही दुखी हो जाता है। उसे बड़ी चिंता होने लगती है कि तभी अचानक वहां एक अंडरग्राउंड से बड़ा सा पेड़ प्रकट हो जाता है और वो बोलने लगता है, दुखी मत हो हरीश, मैं तुम्हारे दुख दूर करने आया हूँ। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम्हारे दुख का कारण वो महेश ही है। उसी ने तुम्हारे ट्रक का पेट्रोल चुराया है। लेकिन तुम चिंता मत करो। ऐसा कहकर उस पेड़ से एक तेज रोशनी निकलती है, जिससे एक पेट्रोल पंप प्रकट हो जाता है। तब पेड़ फिर से कहने लगता है, तुम यहाँ से पेट्रोल भर लो और अपना काम पूरा कर लो। अब उस महेश को जितना चाहे उतना पेट्रोल चोरी करने दो। तुम्हारा काम कभी रुकेगा नहीं। लेकिन हाँ, तुम ऐसे ही ईमानदारी से काम करते रहना। हरीश ट्रक में पेट्रोल भरता है और अपने काम पर चला जाता है। हरीश के वहां से जाते ही वो पेड़ भी वहां से गायब हो जाता है। इस तरह हरीश को ऐसे ही समय पर आते देख महेश का गुस्सा और भी बढ़ने लगता है। अब वो हर रात हरीश के ट्रक का पेट्रोल चोरी करने लगता है। पर हरीश जादुई पेट्रोल ट्री से पेट्रोल भर के अपना काम करते रहता है। तब महेश सोचता है, अरे इस हरीश के बच्चे के पास कोई जादुई पेट्रोल है क्या? मैं काम खराब करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उस पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा है। आखिर इसके ट्रक में पेट्रोल कहाँ से आ रहा है? आज तो देखना ही होगा। ऐसा सोचकर उस रात भी महेश हरीश के ट्रक से पेट्रोल चोरी करता है और दूसरे दिन उस पर चुपके से नजर रखने लगता है। हरीश का पेट्रोल जिस जगह पर खत्म हो जाता है, उस जगह पर वो जादुई पेट्रोल पेड़ से अपने ट्रक में पेट्रोल भर के वो काम पर चला जाता है। तब जाकर महेश को सारी सच्चाई का पता चलता है। वो मन में सोचता है, अच्छा तो ये राज है इसके पेट्रोल का। मैं तो ये सारा का सारा पेट्रोल पेड़ ही उखाड़ कर अपने घर ले जाता हूँ, ताकि ये ट्रक चलाने का काम छोड़कर पेट्रोल बेचने का काम करूँ। ये सोचकर महेश तुरंत वहां एक जेसीबी लेकर आता है। वो उस जादुई पेट्रोल पेड़ को जेसीबी से उखाड़ना चाहता था। तब उसे हरीश रोकता है, पर वो उसकी एक नहीं सुनता। जैसे ही उसका जेसीबी उस जादुई पेट्रोल पेड़ को लगता है, वैसे ही उसके जेसीबी को ही आग लग जाती है। महेश आग के कारण जेसीबी से नीचे उतर जाता है। तब हरीश कहता है, देखो महेश, अपने ये काम बंद कर दो। मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता है, पर मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। लेकिन हाँ, आगे से इस जादुई पेट्रोल पेड़ के पास भी भटकते हुए दिखाई देना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब महेश हरीश से माफी मांगकर वहां से भाग जाता है। अब हरीश जादुई पेट्रोल पेड़ से पेट्रोल कम दाम में उस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को बेचने लगता है और खुशी से जीवन बिताने लगता है।